This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा साथी इकराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 जनरल साइंस में पढ़ने लगे हैं। तो जनरल साइंस का जो क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में कुछ बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल और प्लांट्स के बारे में बात करने से पहले सिंपली हम देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हमने क्लासीफाई करना होता है तो वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। हम मुशाहबत और इख्तलाफात की बुनियाद पर जानदारों को तकसीम करते हैं, उनकी क्लासेस बनाते हैं। तो आज भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इनमें प्लांट्स भी शामिल हैं और एनिमल्स भी शामिल हैं। तो क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनपुट देना चाहूँगा साथी इकराम आपके लिए, कि क्लासिफिकेशन की अगर हम तारीफ़ करें ना, वी क्लासीफाई द थिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। कि हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो बेस होती है मुशाहबत और इख्तलाफात पे, कि जब हमने जानदारों को क्लासिफाई करना है, पौधों को या जानवरों को, तो हमने देखना है कोई ख़ास करैक्टर जो है वो उन जानदारों में मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो हम उनको एक क्लास में रख देंगे। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो इसका यूनिट है क्लास, एक यूनिट ये है, बाकी भी है मुख्तलिफ, तो हम उसको एक क्लास में रख देंगे। बाकी जो जानदार होंगे जो उस तरह के करैक्टरिस्टिक्स के, उस तरह की खसूसियात के हामिल नहीं होंगे, उनको किसी दूसरी क्लास में रख देंगे। जैसे कि देखें, मैं सादा सी अल्फाज में आपको क्लासिफिकेशन समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ बच्चों को हमने नर्सरी क्लास में रखा हुआ है, कुछ बच्चों को हमने 4 क्लास में रखा हुआ है, कुछ बच्चों को 10 क्लास में रखा हुआ है। इनके हर एक क्लास में अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। अब एक बच्चा जो इसी साल हमारे स्कूल में दाखिल हुआ है, हमें पता है कि उसको अभी बेसिक्स नहीं पता, तो उसको बेसिक्स समझाने के लिए, बुनियादी चीज़ें समझाने के लिए हम उसको क्लास नर्सरी में रख देते हैं या प्ले ग्रुप में रख देते हैं। नर्सरी और प्ले ग्रुप में उसको बेसिक्स सिखाते हैं, फिर आगे जो है वो आपको सिलेबस का अंदाज़ा है, जोड़-तोड़ सिखाते हैं वगैरह। तो हमने तमाम एक जैसे बच्चे जो कि इसी साल दाखिल हुए हैं, उनको एक क्लास में रखा हुआ है। ऐसा नहीं होता कि नर्सरी क्लास में जो है वो 10th का बच्चा भी बैठा हो। 10th क्लास में वो बच्चे हैं जो कि साइंस पढ़ रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मिडिल हिस्सा क्लियर कर लिया है, वो सारे के सारे बच्चे उस क्लास में बैठेंगे। इसी तरह से हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं जानवरों की और पौधों की, तो हम बेस बनाते हैं कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, एक दूसरे से मुशाबे हैं, और कौन कौन सी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इस मुशाहबत और इख्तलाफात की बुनियाद पे हम जानदारों में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्लासीफाई करते हैं, उनमें क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स से स्टार्ट करें कि हम जो है वो एनिमल्स जो हैं उनको किस तरह से एक दूसरे से क्लासीफाई कर सकते हैं, या उनको क्लासीफाई करके मुख्तलिफ ग्रुप्स में कैसे रख सकते हैं। तो 4 क्लास के बच्चों, आपके लिए ये है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहले तो 2 बड़े ग्रुप्स हमने बनाए, कुछ प्लांट्स बने, कुछ एनिमल्स बने। अब एनिमल्स में भी हमने 2 बड़े ग्रुप बनाए। एक को हमने नाम दिया वर्टिब्रेट्स का और एक को हमने नाम दिया इनवर्टिब्रेट्स का। कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको हम कह रहे हैं वर्टिब्रेट्स, और कुछ ऐसे जानवर हैं, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम वर्टिब्रेट कह रहे हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको कह रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स। क्यों? किस बेस के ऊपर?
इस बेस के ऊपर ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी बैकबोन मौजूद हो वो होते हैं वर्टिब्रेट्स, और वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन मौजूद ना हो उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। देखिए, रीढ़ की हड्डी में हमारे पास हम देखें कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ बोन्स हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग भी वर्टिब्रेट्स में आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे जिस्म के अंदर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, ये मुख्तलिफ छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है जिनको वर्टिब्रीज कहते हैं। वर्टिब्रीज, अब उसी वर्टिब्रीज की बुनियाद पे हमने वर्टिब्रल कॉलम इसको भी कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन का मौजूद होना जिनमें मौजूद है उस ग्रुप को हमने नाम दिया वर्टिब्रेट्स। और कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके अंदर ये बैकबोन मौजूद नहीं होती, उनको हम कह रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो देखिए कि हमने दो जो ग्रुप बनाए हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की, हमारी बुक के अंदर उसकी जो है वो दोनों ग्रुप्स के बारे में लिखा भी हुआ है कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होगा। वर्टिब्रेट की तारीफ भी उनकी है कि एनिमल्स हैविंग बैकबोन, वो तमाम एनिमल्स जिनमें बैकबोन है वो वर्टिब्रेट्स हैं और वो तमाम एनिमल्स जिनमें बैकबोन मौजूद नहीं है, एनिमल्स हैविंग नो बैकबोन आर इनवर्टिब्रेट्स। तो ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का फ़र्क यहाँ पे बता दिया गया है। देखिए, पिक्चर्स के साथ भी आपको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का फ़र्क यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए कि फ़िश, फ्रॉग, लिजर्ड्स, पिजन और कैट, ये सारे के सारे जो हैं इनको वर्टिब्रेट्स में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। देखें, फ़िश जो आपने देखा होगा, फ़िश को खाया भी होगा, तो फ़िश के अंदर जो है आप देखते हैं कि लंबे लंबे कांटे होते हैं, लेकिन वो कांटे जहाँ पे जाके जुड़े होते हैं जिस हड्डी के साथ, वो उसकी बैकबोन होती है, उसकी उर्दू में हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी होती है। तो वो जो रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, या जिसको हम साइंटिफिकली वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो फ़िश के अंदर अगर हम देखें तो स्केल्स के साथ जुड़ा होता है, और वही वर्टिब्रल कॉलम जो है उसको इस ग्रुप के अंदर रखता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। फ़िशेस जो है, तमाम इकसाम की फ़िशेस पानी के अंदर रहती हैं, हमारे से बहुत सारा मुख्तलिफ हैं। आगे आप बड़ी क्लासेस में इनके मज़ीद ग्रुप्स भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बहरहाल हम यही देखते हैं कि ये वर्टिब्रेट्स हैं और इनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। फ्रॉग या टोड्स, ये पानी में भी रहते हैं, ज़मीन में भी आ जाते हैं। हम इनको एक बड़े ग्रुप में जो रख रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है वर्टिब्रेट्स। तो देखिए कि हमारे पास ये जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें फ्रॉग्स भी आते हैं। अगर फ्रॉग की भी हम ढांचे के अंदर देखें, उसका जो स्केलेटन होता है उसके अंदर बोन्स जो हैं वो बैकबोन मौजूद होती है, इसलिए हमने इसको भी वर्टिब्रेट्स में रख दिया। लिजर्ड्स, छिपकलियाँ हमारे घरों के अंदर मौजूद होती हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पे बल्ब जल रहा होता है वहाँ पे पतंगे आते हैं, कुछ छोटे मोटे हशरात उड़ के आ जाते हैं रोशनी की वजह से, तो ये छिपकलियाँ उनको खाने के लिए वहाँ पे मौजूद होती हैं। ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में जब पतंगे उड़ते हैं तो ये छिपकलियाँ उनका शिकार करती हैं। तो इनकी भी, ये जो छिपकलियाँ हैं या इस तरह के जो बाकी जानवर हैं, जिस तरह मगरमच्छ है, वो भी छिपकली की तरह का एक बड़ा जानवर है, वर्टिब्रेट है, या सांप है, वो भी छिपकली ही की तरह का है। तो ये देखिए, छिपकली की तरह का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी इन सब क्लासेस या क्लासेस जो हैं वो सेम है, जिनको हम कहते हैं रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर। तो रेंगने वाले जानवरों में छिपकलियाँ भी आती हैं जो कि पैर के बल चलते हैं, उनमें मगरमच्छ भी है और उसमें सांप भी है। तो ये है हमारे लिजर्ड्स जो हैं, ये भी वर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। अगर हम परिंदों की बात करें, परिंदे यहाँ पे तो पिजन की आपके पास डायग्राम मौजूद है किताब के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं, आपने घर पे स्पैरोज़ या पैरट्स रखे होंगे, वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स क्यों हैं?
क्योंकि उनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो परिंदे कोई भी है, छोटा सा स्पैरो है या बहुत बड़ा हमारे पास ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है, हवा में उड़ने वाले बहुत सारे परिंदे, ईगल्स, हमारे घर में मौजूद मुर्गियाँ, अगर आप में से किसी बच्चे ने रखी हुई हैं, या मुर्गी का गोश्त हम खाते हैं बाज़ार से लेके, तो ये जो मुर्गियाँ हैं ये भी इन्हीं में आती हैं। हमने सिर्फ कबूतर तक इक्तफ़ा नहीं करना कि कबूतर वर्टिब्रेट है, तमाम परिंदे, यहाँ पे एक एक एनिमल का बताया हुआ है, तो ये इससे मिलते जुलते बाकी तमाम जानवर भी वर्टिब्रेट्स हैं। बाकी अगर कबूतर वर्टिब्रेट है तो तमाम परिंदे वर्टिब्रेट हैं। ये परिंदों में से एक जो है वो हमें दिखा दिया, इस तरह से रेंगने वाले जानवरों में सिर्फ छिपकली दिखा दी, इस तरह से खुश्की और पानी पे रहने वाले जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें से भी फ्रॉग दिखा दिया, और मछलियों में रहने वाले में से एक मछली की तस्वीर हमें दे दी। तो लेकिन हमने ये देखना है कि इस तरह के तमाम जानवर, तमाम परिंदे जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। अगर हम कैट देखें तो कैट जो है ये भी वर्टिब्रेट है, क्योंकि इसमें भी रीढ़ की हड्डी होती है। अब कैट के अलावा जो देखें डॉग्स, इसके अलावा लायन, लेपर्ड्स, चीता, ये सारे के सारे जो हैं ये वर्टिब्रेट्स हैं। हमारे जो हम खुद, हमारी बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद है, हमारी बैकबोन मौजूद है। ये जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, यही हमें इस ग्रुप में रख रही है जिस ग्रुप को हम कह रहे हैं वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स जो है इसमें इंसान भी शामिल है, इसमें हाथी भी शामिल है, इसमें गौट बकरी भी शामिल है, गाय भैंस भी शामिल है। वो तमाम मैमल्स, वो तमाम जानवर जो कि कैट ही की तरह के होते हैं, बिल्ली की तरह के होते हैं, जिनको मैमल्स कहते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं। अब ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, हमने डिफरेंस किया कि ऐसे तमाम जानवर, ऐसे तमाम जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, दे आर वर्टिब्रेट्स, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद हो, बैकबोन मौजूद हो। अब जो इनवर्टिब्रेट की एग्जांपल्स भी हम देखें, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, इनमें कॉकरोच की एग्जांपल दी हुई है। तो देखिए कॉकरोच जो है वो आमतौर पे ऐसी जगहों पर रहते हैं जो गंदी जगह होती हैं, मतलब कि किसी सीवरेज पाइप के अंदर रहते हैं, गटर के ढकने के नीचे रहते हैं। तो ये कॉकरोच जो हैं वो हमारे घर में भी आ जाते हैं, उड़ भी सकते हैं, इनके विंग्स भी होते हैं। तो इस तरह के तमाम जानवर, हनी बी की भी आगे एग्जांपल बनी हुई है। हनी बी जो है, शहद की मक्खी, वो भी वर्टिब्रेट है, कॉकरोच भी इनवर्टिब्रेट्स हैं ये दोनों। इस तरह से बटरफ्लाइज, बहुत प्यारी प्यारी आपने बटरफ्लाइज देखी होंगी, तितलियां देखी होंगी। जब बच्चे आप पार्क में सैर करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि फूलों का रस चूसने के लिए ये छोटे छोटे जो जानवर हैं, तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां आती हैं और फूलों का रस चूस के जो है वो अपनी चली जाती हैं। तो ये तमाम इनवर्टिब्रेट्स हैं। तितलियां जितनी भी, जिस भी रंग की आप तितली देखें, वो इनवर्टिब्रेट है। इस तरह से स्टारफिश, स्टारफिश की भी यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। तो स्टारफिश जो है वो हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि हमारे समुद्रों के अंदर बहुत सारी स्टारफिश होती हैं। जो बच्चे कभी कराची गए हों तो कराची के साहिल के ऊपर आम तौर पे वो पानी के साथ स्टारफिश आ जाती हैं, तो बच्चे उनको हाथों पे रख के खेल रहे होते हैं उनके साथ जो है। तो ये बहुत प्यारा सा छोटा सा जानवर है स्टारफिश। तो इसके भी अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। क्योंकि इसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसलिए इसको भी हम कहते हैं ये है इनवर्टिब्रेट्स। तो स्टारफिश जो है ये इनवर्टिब्रेट जानवरों में शामिल होगी। उसके बाद जो लिखा है मिलीपीड्स, मिलीपीड्स अगर इसके नाम पे जाए हम तो मिली का मतलब होता है 1000, पीठ का मतलब होता है पाँव। तो ये छोटे छोटे जानवर आपने देखे होंगे, जब बरसात के मौसम में बारिश होती है तो बहुत से छोटे छोटे जानवर हमारे घरों में भी आ जाते हैं, जिनकी बहुत सारी छोटी छोटी टांगें होती हैं। और वो टांगें जो हैं वो गिनने में तो खैर 1000 नहीं होंगी, लेकिन नाम उनका रखा हुआ है मिलीपीड्स।
तो छोटी छोटी टांगों वाले इनके जिस्म के ऊपर बहुत सारी टांगें होती हैं, मगर गिनने में वो हज़ारों आप कह सकते हैं, लेकिन वो कम होती हैं, लेकिन बहुत सारी टांगें होती हैं छोटी-छोटी, और जिससे वो चल रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं मिलीपीड्स। तो ये मिलीपीड्स भी हमारे जो जानवर हैं, ये भी इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। अब एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है 1.2 एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में लिखा है पुट योर हैंड ऑन द बैक ऑफ योर नेक। ये मोहतरम असातिज़ा इकराम, हम बच्चों से ये वाली एक्टिविटी जब कराएंगे तो हमने कहना है कि बेटे अपनी गर्दन की ऊपर हाथ रखें पिछली साइड पे, ठीक है, और मूव करना है। नाउ मूव योर हैंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ अपने हाथ को, गर्दन के ऊपर हाथ को मूव कराएं। अब बच्चों से पूछेंगे कि आपने क्या फील किया, आपने हड्डियां महसूस की। दिस इज़ कॉल्ड बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो यहाँ से शुरू होती है सर के नीचे से, ये कि स्कल के नीचे से, हमारी जो खोपड़ी है उसके नीचे से ये स्टार्ट होती है, और स्टार्ट होके नीचे हमारी बैकबोन जो है वो हमारी कमर तक जाती है। तो इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम को हम गर्दन के नीचे जो है वो महसूस कर सकते हैं, इस तरह हमारी कमर के ऊपर भी। तो ये देखें कि ये हमने बच्चों को वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बताना है। इसके बाद हाउ मैनी वर्टिब्रीज आर इन योर बैकबोन, तो इसका जवाब है 33। ठीक है, तो तमाम टीचर हजरात आपने बच्चों को ये बता देना है। यहाँ पे सवाल लिखा है, जवाब नहीं लिखा हुआ, तो ये जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने बच्चों को बताना है कि हमारे जिस्म के अंदर 33 वर्टिब्रीज होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर 33 वर्टिब्रीज होते हैं। तो हम बच्चों को बताएंगे कि ये हमारे जो वर्टिब्रीज हैं, 33 छोटी छोटी हड्डियाँ, इनको हम मिलाएं या इकट्ठा देखें तो इनको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है जो है, इसी को रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और इसी की बेस के ऊपर हम वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में फ़र्क कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्टिविटी 1.3 भी देखें, जो टीचर्स आपने करानी है कि पिक्चर्स हमने लेनी है और उनको पेस्ट करना है अपनी स्क्रैप बुक के अंदर, ठीक है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिवाइड करके। तो हमने जो है वो मुख्तलिफ एनिमल्स की तस्वीरें ले लेंगे, इंटरनेट से भी ली जा सकती हैं, पुरानी किताबों से भी निकाली जा सकती हैं। तो बच्चों ने अपनी स्क्रैप बुक बनानी है। स्क्रैप बुक का आइडिया मैं आपको दे दूं कि स्क्रैप बुक जब हम बनाते हैं तो इसके लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि बच्चों को कहें कि अपनी पुरानी किताबें जो है ना, या कॉपियाँ, वो फेंकनी नहीं आपने। स्क्रैप है ना, स्क्रैप जो हम कबाड़ जिसे कहते हैं, इसी से इसका नाम जो है वो स्क्रैप बुक रखा हुआ है। स्क्रैप बुक जब बनाते हैं तो उसका तरीका ये है कि पुरानी कॉपियाँ फेंकनी नहीं, बल्कि उनको कवर कर लेना है। कॉपी ख़त्म हुई, पहला कवर उतारा, नया कवर किया और उसके ऊपर लिख दिया स्क्रैप बुक। अब करना ये है कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की तस्वीरें लगानी हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो एक्टिविटीज़ करनी है। अब ये जो हमारी पहली एक्टिविटी है, बाकी भी इस हमारी बुक के अंदर जो है वो स्क्रैप बुक की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ आएंगी। तो जो पहली एक्टिविटी है, इसके अंदर हमने ये करना है कि मुख्तलिफ़ जानवर जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनकी तस्वीर लेनी है, उनमें से वर्टिब्रेट की तस्वीरें अलग लगानी है, पेस्ट करनी है। तो ये देखिए, इसके लिए हमें नई कापी लेने की ज़रूरत नहीं, पुरानी कापी जिसके ऊपर हमने काम कर लिया हुआ है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और उसकी हम जो है वो पुरानी किताबें जो कि हमने पढ़ ली हुई हैं, हमारे लिए अब स्क्रैप हैं, रद्दी के तौर पे बेचनी है, तो उसमें से तस्वीर लेके हम जो है ये स्क्रैप बुक अपनी बना सकते हैं। तो ये हमारा एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए ये एक एक्टिविटी थी। अब हम दूसरी जो एक्टिविटी देखते हैं, दूसरा पोर्शन देखते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो पौधों की क्लासिफिकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने पौधों को 2 मेजर ग्रुप्स में जो है वो क्लासिफाई किया हुआ है। एक ग्रुप है, इसका नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स, और दूसरे जो ग्रुप है उसका नाम है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये तो हम नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स में जब फ़र्क देखना चाहें तो ये सिंपल सा सादा सा एक फ़र्क है कि फ्लावरिंग प्लांट्स है फ्लावर्स, कि वो तमाम पौधे जिनके ऊपर फूल लगते हैं उनको हम कह रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स।
और वो तमाम पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं लगते उनको हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर हमेशा फूल जो हैं वो लगे होते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो उनके ऊपर फूल नहीं लगते। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की हम अगर आम देखें, हमें जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा गुलाब का पौधा, या ये हमारे पास जो किताब के अंदर एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, इसमें सबसे पहले द प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स ग्रो आर कार फ्लावरिंग प्लांट्स, ये इसकी तारीफ़ भी लिखती। और उसके बाद जो है वो आगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की मिसालों में सबसे पहले मस्टर्ड सरसों का पौधा आपने देखा होगा, तो सर्दियों में लगता है। सरसों के पौधे के ऊपर बहुत सारे फूल भी लगते हैं। इसमें देखिए कि ये जो पीले रंग के फूलों वाला पौधा जिसके ऊपर पीले रंग के फूल लगते हैं, हम इसको कह रहे हैं कि यह है मस्टर्ड प्लांट, या हम इसको उर्दू में कहते हैं सरसों का पौधा। सरसों का पौधा जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स की मिसाल है, एग्जाम्पल है। अब उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये है सनफ्लावर हमारा जो सूरजमुखी का पौधा है, उसके ऊपर भी फ्लावर्स लगते हैं, पीले रंग के बड़े बड़े फूल लगते हैं, तो उसको भी हम कहते हैं वो भी एक फ्लावरिंग प्लांट की एग्जांपल है। कि फ्लावरिंग प्लांट जो है उनमें से एक सनफ्लावर भी है, जिसके एक बहुत बड़ा फूल जो है वो हम सनफ्लावर के ऊपर जो है वो देखते हैं। उसके अलावा रोज़, गुलाब का पौधा, तो गुलाब के पौधे के ऊपर भी फूल जो है बड़े खूबसूरत से, बल्कि यूँ कहेंगे सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल लगते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है एक फ्लावरिंग प्लांट की एग्जांपल है। तो इसके बाद एक गुआवा का लिखा हुआ है। हमारे पास अमरूद का जो पौधा है उसके ऊपर भी जो है वो फूल लगते हैं अमरूद लगने से पहले। तो एक छोटी सी मैं आपको एक टीचर हज़रात आपके लिए एक हिंट बता दूं कि हर वो पौधा जिसके ऊपर फल लगता है वो फ्लावरिंग प्लांट है। तो फलदार पौधे जो हैं, क्योंकि फल हमेशा जो है वो फूल के अंदर ही बनता है, फूल से ही बनता है, इसलिए हम कहते हैं वो तमाम प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर लगते हैं उनके ऊपर ही बाद में जो है वो फ्रूट्स लगते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जांपल है। तो इसमें देखें कि लेमन की भी एग्जांपल दी हुई है। ये तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज, फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ द वेरियस कलर्स एंड साइज। इसमें लिखा है कि दे में भी हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज। हर्ब, शर्ब और ट्रीज का छोटा सा फ़र्क मैं आपको बताऊं कि वो तमाम पौधे जो जिनको हम हर्ब कहते हैं, हम हर्ब्स किन पौधों को कहते हैं, वो प्लांट्स जो कि जिनका तना बिल्कुल नरम होता है। जिस तरह देखें कि हमारे पास पालक है, या ये सरसों है, सरसों का साग भी खाया होगा तमाम ने, और सरसों के आपने जो है वो उसके फ्लावर्स भी देखे हैं। अब इसका तना जो है वो बिल्कुल ग्रीन होता है, सख्त तना नहीं होता, नरम तने वाले पौधे हैं। तो ये जो नरम तने वाले पौधे हैं इनको हम कहते हैं हर्ब्स। शर्ब्स कहते हैं झाड़ियों को। अगर हम उर्दू में हर्ब्स कहें तो हम कहते हैं जड़ी बूटियाँ। तमाम जड़ी बूटियाँ जो हैं वो हर्ब्स हैं। और तमाम जो झाड़ीदार पौधे हैं वो हैं शर्ब्स। तो हर्ब्स और शर्ब्स जो हैं या ट्रीज़, फ्लावरिंग प्लांट्स में हर्ब्स भी शामिल हैं, शर्ब्स भी शामिल हैं और ट्रीज़ भी शामिल हैं। हम अगर आम अल्फाज में कहें, तमाम जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ और दरख्त मुख्तलिफ़ तरह के मौजूद हैं। जो डायग्राम हमारे पास मौजूद है, मस्टर्ड की बनी हुई है, सरसों की, उसके बाद रोज़ का पौधा बना हुआ है, सनफ्लावर का फूल बना हुआ है, एप्पल का जो पौधा है वो भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, क्योंकि फल लगा ना, तो मैंने आपको सिंपली बताया जिसके ऊपर कोई फल लगता है। इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसमें लेमन भी शामिल है, गुआवा भी शामिल है और मैंगोज़ भी शामिल है। तो ये देखिए कि ये जो प्लांट्स हैं इनको हम कह रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, बिकॉज flowers grow on these plants in particular season। पर्टिकुलर सीज़न, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें सीजनल जो है वो फ्लावर लगते हैं। सीजनल फ्लावर से मुराद है कि
बाहर के मौसम में जो है उनके ऊपर फूल लगते हैं, गर्मियों के मौसम में लगते हैं या किसी ख़ास और मौसम में उनके ऊपर जो है वो फूल लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें जो है वो सारा साल ही फूल लगे रहते हैं। जिस तरह से हम देखें कि गुलाब के पौधे में फूल लगने के लिए जो है किसी सीज़न की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पूरा साल ही उसके ऊपर जो है वो फूल लगे रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। अब नॉन फ्लावरिंग की बात करें तो कुछ पौधे हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगते। द प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इसकी डेफिनेशन लिखी है आपकी किताब के अंदर कि वो तमाम पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं लगते उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की आगे जो है वो एग्जांपल भी दी हुई है कि मोसेस हैं, फर्न्स हैं, कॉनिफर्स हैं और इनकी एग्जांपल में पाइन, जुनिपर, थूजा, सागो, पाम। तो ये तमाम एग्जांपल हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। देखें बच्चों, कॉनिफर्स वो तमाम प्लांट जिनके ऊपर कॉन्स लगती हैं उनको हम कहते हैं कॉनिफर्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर हम जाएं मरी में जाएं या हम नारायण का खान जाएं, वहाँ पे हम बहुत सारे जो है वो कोनों वाले पौधे देखते हैं जिनके ऊपर कॉन्स लगी होती हैं, जिनको हम पाइन्स कहते हैं। हम मैदानी इलाकों के अंदर पंजाब के जो, क्योंकि मरी भी पंजाब में आता है, तो हमारे जो मैदानी इलाकों के अंदर ये पौधे नहीं उगते। अगर उगे भी तो उनके ऊपर फल जो है वो अच्छे से नहीं लगता, क्योंकि इनको जो है वो ठंडे माहौल की ज़रूरत होती है। तो देखिए कि बहुत सारे मैदानी इलाकों के अंदर ये पौधे लगे होते हैं, उनके ऊपर कॉन्स लग जाती हैं, लेकिन अच्छी तरह से उसके ऊपर फल नहीं लग सकता। बहरहाल, तो ये जो पाइन्स हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं लेकिन फूल नहीं लगते हैं। उसके बाद फर्न्स की आपने जो एग्जांपल देखी, फर्न्स और मोसेस। फर्न्स जो हैं, फर्न्स का पौधा आमतौर पे गमलों के अंदर होते हैं, नर्सरी से मिल जाते हैं। कुछ लोग इसको घरों में भी रखते हैं खूबसूरती के लिए। तो ये जो फर्न्स हैं, किसी भी तरह की फर्न्स, इनके ऊपर फूल नहीं लगते, फल नहीं लगते। तो ये हैं फर्न्स के पौधे। डायग्राम भी बनी हुई है और आप जो है वो नर्सरी से ये पौधा जो है वो गमले में ले भी सकते हैं। इस तरह से मोसेस को अगर हम देखें तो मोसेस बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे हैं, तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच के पौधे। और ये वहाँ पे लगे होते हैं जहाँ पे नमी हो, जहाँ पे पानी आ रहा हो किसी टैंकी से निकल के या दरिया के किनारे, या आम तौर पे ये ऐसी जगहों पे आप बड़ा आम देख सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आपके स्कूल के अंदर भी ये पौधे मौजूद होंगे। जहाँ पे पानी की टैंक होता है, पानी के टैंक का पानी जहाँ पे गिर रहा होता है या बच्चे पानी पीने के लिए जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे अगर मिट्टी पड़ी रह जाए तो वहाँ पे ये मोसेस जो है वो ग्रो कर जाती हैं। तो देखने में तो ये छोटी-छोटी घास की तरह होती हैं, लेकिन अगर गौर करें तो जैसे ये हमारी डायग्राम में बना हुआ है कि नीचे से सब्ज़, ऊपर से खुश्क एक टहनी निकल रही होती है, तो बिल्कुल ऐसी इस तरह के मोसेस जो हैं वो अपने स्कूल में भी ढूँढ सकते हैं। तो टीचर हज़रात, आप थोड़ी-सी अगर कोशिश करें या बच्चों को थोड़ा-सा पौधों की पहचान करवाना चाहें, तो हम जो है वो अपने स्कूल प्रिंसिपल की इजाज़त से हम ये काम कर सकते हैं कि हम पौधों की पहचान करा बच्चों को एक स्कूल का विज़िट करवाएँ। हम उनको बताएँ कि हमारे स्कूल के अंदर कौन-कौन से पौधे मौजूद हैं। इस तरह से ये जूनिपर का पौधा भी एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, हम देख सकते हैं। इस तरह से थूजा का पौधा तो आम तौर पे पार्क्स के अंदर लगा होता है। जैसे ही आप किसी पार्क के अंदर एंटर होते हैं तो ये इसको मोरपंख भी कहते हैं, थूजा भी कहते हैं। तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से सागो पाम, ये सागो पाम का पौधा भी नर्सरीज़ के अंदर भी या पार्क्स के अंदर जो है वो बड़ा आम हम देख सकते हैं। तो ये हम देख रहे हैं एग्जांपल्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स और उसके बाद नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कि कॉनिफर्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, जो मैं आपको बता रहा था। मरी में, सवात में, कागार में, चित्राल में। तो वहाँ पे जो है ये चिलगोज़े के पौधे, हम जो पाम का पौधा देख सकते हैं। एक्टिविटी 1.4 है, इसके अंदर हमने जो फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ना उसकी सिमिलरिटीज़ लिखनी है, करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है और सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स भी
हमने बताना है कि फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जो मैंने आपके साथ रिटन मटेरियल शेयर किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम जो है वो फ़र्क देख रहे हैं, सिमिलरिटीज़ भी देख रहे हैं और डिफरेंसेस भी देख सकते हैं। अब वो बायोडाइवर्सिटी की हमारा जो इस लेक्चर में लास्ट टॉपिक जो है वो है बायोडाइवर्सिटी के हवाले से। तो बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब है लाइफ, डाइवर्सिटी से मुराद ये है इख्तलाफ। देखिए हम अपने इर्द गिर्द देखें, ज़मीन पे या हम एक दरख्त के पास चले जाएं तो दरख्त के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के जानदार रह रहे हैं, वहाँ के ऊपर हशरात भी रह रहे हैं, वहाँ पे दरख्त ख़ुद भी जानदार हैं, वहाँ पे परिंदे भी रह रहे हैं, वहाँ पे छोटी छोटी छिपकलियाँ भी रह रही हैं, वहाँ पे छोटे छोटे जो है वो कीड़े मकोड़े भी हैं। तो ये है इख्तलाफ जानदारों में, जानदार मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार एक जगह पे जब रह रहे हैं तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखें कि हम अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ तरह के जो जानदार मौजूद हैं, इन जानदारों की मौजूदगी जो है ना, ये हमें बायोडाइवर्सिटी सिखा रही है। तो हम कहते हैं कि हमारे माहौल में मुख्तलिफ़ तरह के जानदारों की मौजूदगी या जानदारों का जो वजूद जो है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब इसी बात को अगर हम इंग्लिश में इसकी बायोडाइवर्सिटी की तारीफ़ जो कि हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है दूसरे पैराग्राफ में, द वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। कि ख़ास जगह के ऊपर जानवरों की जो मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ रह रही हैं उसको हम कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। तो हम अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हम एक जंगल में जाएँ तो उस जंगल के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के पौधे होंगे, जानवर होंगे, बैक्टीरिया होंगे, हशरात होंगे, मैमल्स होंगे, रेंगने वाले जानवर होंगे। तो ये तमाम के तमाम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है। इस तरह से आप एक तालाब पे चले जाएँ, आप एक झील पे चले जाएँ, एक आप दरिया पे चले जाएँ, तो ये झील, दरिया या तालाब के अंदर मछलियाँ भी हैं, फ्रॉग भी हैं, हो सकता है झील के अंदर कोई मगरमच्छ भी हो, कोई सांप भी हो, छोटे-मोटे आबी कीड़े भी हों, छोटे-मोटे आबी जानवर भी हों, आबी पौधे भी हों। तो ये तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म वहाँ पे रह रहे हैं, इनको कलेक्टिवली जब हम बात करेंगे तो हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो एक हैबिटेट के अंदर एक ही जगह के ऊपर जब मुख्तलिफ जानदार इकट्ठे रहते हैं तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब कभी-कभी ऐसे होता है कि जब हम उनका हैबिटेट, उनकी रहने की जगह को तबाह कर देते हैं तो वो जानवर वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। एक जगह पे बहुत बड़ा तालाब था, किसी ने ऐसे किया कि उस तालाब के ऊपर जो है वो मज़ीद मट्टी डाली, मट्टी डाल के जो है उसके ऊपर जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटी बना दी, घर बना लिया। तो जब घर बनाए तो उस तालाब के अंदर जितने भी जानवर थे वो तो ख़त्म हो गए। इसी तरह से जब ये बड़े पैमाने पे ये वाले काम हो कि हम जो है जानवरों के हैबिटेट को तबाह करें, जंगलात की कटाई करें और उसकी जगह पे इंसानों के घर या फसलें लगाने की कोशिश करें, तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब कुछ इनमें से ऐसे जानवर भी हैं जो कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी जो है कोई भी ज़िंदा जानवर ज़मीन के ऊपर ना हो, उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, या उर्दू में इसको कहते हैं नापेद। तो नापेद जानवर वो जानवर हैं जो जिनमें से कोई एक भी जानवर ज़मीन के ऊपर ज़िंदा मौजूद नहीं है, जो कि पहले मौजूद थे लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं, उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स। इसमें देखें कि हमारे पास जो डायनासोर्स का नाम आपने सुना होगा। डायनासोर्स की बच्चों ने बहुत सारे कार्टून्स भी देखे होंगे, तस्वीरें भी देखी होंगी। वो डायनासोर्स कभी ज़मीन के ऊपर मौजूद थे, लेकिन अब जो है वो डायनासोर्स ज़मीन के ऊपर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो ज़मीन से ख़त्म हो चुके हैं। कोई भी एक डायनासोर भी ज़मीन के ऊपर मौजूद नहीं, सिर्फ़ उनकी हड्डियाँ मिलती हैं और फॉसिल्स मिलते हैं। अब हैबिटेट की तबाही जो है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट का एक और फैक्टर लिखा हुआ है कि इससे कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जो कि ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं आज, लेकिन हमें ख़तरा ये है, एंडेंजर्ड हैं वो, हमें ख़तरा ये है कि आने वाले कुछ सालों में वो ज़मीन के ऊपर नहीं रहेंगे, ज़मीन से वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी स्पीशीज़ को, ऐसी जानवरों को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़।
एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं ये वो जानवर हैं जिनका ख़तरा है कि आने वाले कुछ सालों में वो ज़मीन के ऊपर जो है वो मादूम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाए, उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। तो ये आज हमने जो पढ़ा उसको मैं कोशिश करता हूँ कि खुलासे की सूरत में आपको दोबारा बता दूँ। ये हमने जो टॉपिक पढ़ा सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, हमने कहा कि 2 तरह के जानवर हैं, 2 तरह के। कुछ होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, उनको हम कह रहे हैं वर्टिब्रेट्स, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। मिसालें मुख्तलिफ देखी, एग्जांपल्स देखी। एग्जांपल्स के साथ साथ हमने उनमें फ़र्क भी देखा कि किस बेस के ऊपर हम फ़र्क करते हैं। तो ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ जो साथ आती है मोहतरम असातिज़ा इकराम, ये आप कोशिश किया करें कि एक्टिविटीज़ बच्चों को प्रैक्टिकली क्लास में करवाया करें ताकि उनकी जो है वो समझ में और इजाफ़ा हो। फिर हम पौधों के बारे में कुछ हमने बातें की। तो पौधे हैं, कुछ ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल लगते हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगते। तो जिनके ऊपर फूल लगते हैं उनको हम कह रहे थे फ्लावरिंग प्लांट्स, और ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं लगते उनको हमने नाम दिया नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इसमें भी टीचर हज़रात थोड़ी सी कोशिश करके, अगर उनके स्कूल में कुछ पौधे लगे हुए हैं तो बच्चों को साथ लें, प्रिंसिपल से इजाज़त लेके उनको दिखाइए कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। क्योंकि जब बच्चे प्रैक्टिकली देख लेंगे तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे। वो कहते हैं ना कि एन ऑन स्पेक्टिकल इज़ बेटर देन 1 टन थ्योरी। तो एक ऑन्स जो आप प्रैक्टिकल करा देंगे ना, वो 1 टन थ्योरी से बेहतर है। अच्छा जी, तो बच्चों से भी गुज़ारिश ये है कि आप ऑब्ज़र्व किया करें चीज़ों को, अपने इर्द-गिर्द होने वाली चीज़ों को आप उनका मुशाहिदा किया करें ताकि आप साइंटिफिकली चीज़ों को जो है वो देख सकें। लास्ट हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखा कि हमारे माहौल में या किसी ख़ास माहौल के अंदर जो जानदार वहाँ पे ज़िंदा रह रहे होते हैं, वो उस इलाके की, उस एनवायरनमेंट की, उस हैबिटेट की बायोडाइवर्सिटी है। उस बायोडाइवर्सिटी में अगर हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट करते हैं, अगर हम उन जानवरों का जो कुदरती माहौल है उसको तबाह करने की कोशिश करते हैं, तो उसके नतीजे में या तो कुछ जानवर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो जाएंगे। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का लफ्ज़ जो लिखा है वो उन जानवरों के लिए है, एंडेंजर्ड हो जाएंगे जिनका चंद ही जानवर ज़िंदा बचे हैं, और ख़तरा ये है कि कुछ सालों में वो ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके ज़मीन से ख़त्म हो चुके हैं, उनको हमने नाम दिया एक्सटिंक्ट, नापेद। तो नापेद जानवर वो जानवर हैं जो कभी ज़मीन के ऊपर मौजूद थे, लेकिन आज जो है वो उनका कोई एक भी ज़िंदा जानवर मौजूद नहीं है, उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स। तो ये बायोडाइवर्सिटी के हवाले से कुछ चीज़ें थी। छांगा मांगा फॉरेस्ट के बारे में लिखी हुई हैं कि ये हाथ से लगा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा एक जंगल है, ह्यूमन प्लांटेड। तो इसी चीज़ पे हम बच्चों को मोटिवेशन दे सकते हैं कि वो भी जंगलात उगाएँ, जंगलात नहीं दरख्त उगाएँ, अपने घर में, अपने स्कूल में दरख्त लगाएँ। तो ये हमारी फॉरेस्ट्री में, इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक फॉरेस्ट्री। तो हम अपने घर में या स्कूल में दरख्त लगा के अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो आपने कोशिश करनी है इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ख़ुद भी क्लियर करें, टीचर हज़रात, और बच्चों को भी क्लियर करें, और बच्चे इन चीज़ों को जो है वो एहसन अंदाज में समझ के याद करें और अपने टीचर को जो है वो उसका रिस्पॉन्स दें। सो मेरी दुआएं हैं कि आप जो है इसको समझें और अच्छे अंदाज में समझें। अल्लाह हाफिज़।